देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है आज जो है ना, थोड़ा हम लोग मतलब क्या बोले, फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा पढ़ेंगे। फॉर्मूला बेस्ड यानी प्रोबेबिलिटी में देखो जो मेन कंसेप्ट होता है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट या सैंपल स्पेस, जो भी बोलो उस पे हम लोगों ने जो है जितना क्वेश्चन हो सकता है कर लिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे पूछता है, मतलब फॉर्मूला ही, मतलब फॉर्मूला के बेसिस पे वो हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। तो आज कुछ फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा। जितना याद रख सकते हो कोशिश करो याद रखने का। हम ट्राई करेंगे ताकि तुम लोग को फॉर्मूला जो है ज्यादा रटना ना पड़े, कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। लेकिन देखो याद तो करना पड़ेगा, जितना भी कंसेप्ट के साथ समझाए, फॉर्मूला है तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो पहले जो है फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ टू बॉल्स out of the box one by one, getting a red ball। ठीक है, तो दो बॉल निकालना है एक बॉक्स में से। ठीक है, एक के बाद एक, और जो बॉल मतलब बाहर आएगा वो हमें रेड बॉल चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मान लो एक बॉक्स है जहां पर 3 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। ठीक है, 3 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल है। ठीक है, 3 रेड प्लस 3 ब्लू यानी 6 बॉल है। अच्छा, पहला केस हम लोग ये लेते हैं कि पिक एंड पिक। ठीक है, और दूसरा केस लेंगे पिक एंड रिप्लेस। पिक एंड रिप्लेस। ठीक है, पिक एंड पिक का मतलब पहले एक बॉल निकालना है उसके बाद फिर से एक बॉल निकाल लेना है। और पिक एंड रिप्लेस का मतलब हो जाता है कि जो बॉल निकालेंगे वो वापस उसमें डाल देंगे और फिर से हम लोग जो है बॉल ड्रॉ करेंगे। क्वांटिटी एक ही रहेगा। ठीक है, मतलब वन क्वांटिटी के बेसिस पे ये चलेगा। अच्छा, अब इसका कैसे कैलकुलेशन होगा देखो। यहाँ पर अगर हम लोग एक बॉल पहले निकालते हैं, ठीक है, पहला केस ही ले लो, पिक एंड पिक वाला केस। ठीक है, तो अगर पिक एंड पिक वाला केस लेते हैं, केस 1 यहाँ पर करते हैं, केस 1 जो कि पिक एंड पिक वाला। ठीक है, तो इसमें जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें कौन सा बॉल चाहिए, गेटिंग ए रेड बॉल। ठीक है, फेवरेबल केस वो होगा अगर हमें रेड बॉल मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, देखो ये 3 रेड बॉल में से अगर कोई भी एक रेड बॉल हमारे हाथ में आ जाता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। मतलब 3C1 जब आइडेंटिकल होता है तो हमें कॉम्बिनेशन लगाना होता है। टोटल आउटकम कितना होगा, 6 में से एक बॉल, तो 6C1। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 3 आता है, ये 6 आता है, क्योंकि 3/1 और 6/1 आएगा तो 3/6 आ जाएगा। अब पिक एंड पिक का मतलब एक बॉल निकाल लिया, तो अगर एक बॉल निकाल लिया, अब इस बॉक्स का कंडीशन कैसे दिखेगा, देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं ड्रॉ करके। यहाँ 2 रेड बॉल दिखेगा और 3 ब्लू बॉल दिखेगा। ये होने के बाद अगर हमारे पास एक रेड बॉल बाहर निकल जाता है तो फिर इस बॉक्स के अंदर अभी कितने सारे बॉल रहेंगे, ओनली 5 बॉल रहेंगे। अब फिर से हम लोग जो है बॉल पिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 बॉल ड्रॉ करना है बॉक्स के अंदर से एक के बाद एक। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। अब जो रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा, तो वो इस बॉक्स के कंडीशन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो फिर से वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल, टोटल कितना बॉल बचा 5, टोटल बॉल बचा 5, तो 5C1। अब हमारा फेवरेबल केस क्या है, रेड बॉल आना, जबकि हमारे पास 2 रेड बॉल है, तो ये हो जाएगा 2C1। ठीक है, तो ये हो गया 2/5। ये हो गया पिक एंड पिक वाला। ठीक है, अब पिक एंड रिप्लेस वाला क्या होगा, मतलब इसके बाद ये बॉक्स कैसा दिखेगा, इसके बाद ये बॉक्स ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक रेड बॉल यहाँ दिखेगा, 2 रेड बॉल बाहर दिखेगा, और 3 ब्लू बॉल यहाँ दिखेगा, अगर हमारे साथ फेवरेबल इवेंट हुआ तो। ठीक है, ये हो गया केस 1 कंप्लीट। ठीक है, केस 1 कंप्लीट हो गया। अगर हमें केस 2 करना है, ठीक है, पिक एंड रिप्लेस, अगर हमें केस 2 करना है तो फिर से फ्रेशली यहां से ही स्टार्ट करें कि अगर ऐसा नहीं हो के ऐसा होता, पिक एंड रिप्लेस, तो क्या होता। तो पहले पिक करेंगे, फिर ना रिप्लेसमेंट का बात सोचेंगे। तो केस 2 में पिक एंड रिप्लेस। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, तो पहले क्या पिक करना है, हमारा फेवरेबल वही सेम चीज रखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहला आंसर कितना होगा, जो यहां हुआ था वही होगा। ठीक है, क्योंकि बॉक्स वही, उतने ही सारे रेड बॉल और टोटल नंबर ऑफ बॉल भी उतने सारे, यानी 3/6। अब इसके बाद बॉक्स कैसा दिखेगा, जैसे ऊपर दिख रहा है सेम तरीके से दिखेगा। यहाँ पर 3 ब्लू बॉल, यहाँ पर 2 रेड बॉल, और यहाँ से हो गया एक रेड बॉल। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर से हमें एक बॉल निकालना है जो कि रेड मिलना चाहिए। ठीक है, रेड बॉल। लेकिन ये बॉक्स ऐसे दिखने के बाद ये बॉक्स का सिचुएशन फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कैसे चेंज हो, बॉल को करने वाले हैं रिप्लेस, यानी ये ऐसा हुआ, फिर से ये बॉक्स को हम लोग ऐसे बना देंगे, कैसे, फिर से ये बॉल को इसमें वापस डाल रहे हैं, इसमें वापस डाल देंगे, जो निकाला उसी को, मतलब 3 रेड बॉल हो जाएगा, जैसे था वैसा हो जाएगा, और जो है 3 ब्लू बॉल हो जाएगा जब हम लोग सेकेंड बार बॉल यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर, आंसर जैसा था वैसा रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। यहाँ पर हो जाएगा देखो 3C1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6C1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, मतलब यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद कैसे दिखेगा बॉक्स, इसके बाद बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो है 2 रेड बॉल, और नीचे इसके नीचे लिख देते हैं 3 ब्लू बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, पहला वाला जो कंडीशन था ना, वहां पर हम लोग का पहला इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट को जो है इम्पैक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, सॉरी, इम्पैक्ट किया, पहले वाले केस में इम्पैक्ट किया, क्योंकि देखो, क्यों हम लोगों ने क्योंकि वापस नहीं डाला, पिक एंड पिक किया, तो क्या हुआ ना, यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम का क्वांटिटी 2 हो गया, और आउट ऑफ 5। ठीक है, तो चेंजेस मेनली क्या देखना है, देखो हम लोग का जो टोटल सैंपल स्पेस है वो चेंज हो गया, फेवरेबल आउटकम तो चेंज होता ही है, लेकिन सेम इंसिडेंट में, सेम इवेंट में हम लोग का टोटल जो सैंपल स्पेस है वो चेंज हुआ, जो कि यहाँ पर अनचेंज्ड रहा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस चेंज हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट। अब अगर इसको सिंपल तरीके से समझे तो बस इतना ही है, क्योंकि हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे, इस वजह से हम लोग का जो सेकेंड वाला बॉल ड्रॉन का सैंपल स्पेस है वो 5 हो जा रहा है, मतलब इसके ऊपर ये इंसिडेंट डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि अगर, जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए, मेनली सैंपल स्पेस, देखो सैंपल स्पेस यहाँ पर हम लोग का इंडिपेंडेंट दिख रहा है, जैसा ड्रॉ के पहले था
ड्रॉ के बाद भी उतना ही देख रहा है, सेम इवेंट पे हमारा सैंपल स्पेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ये एक कंसेप्ट होता है। दूसरा ये है कि देखो, अगर हम लोग ऐसा कोई इंसिडेंट कर रहे हैं कि पहला इंसिडेंट दूसरे वाले को इम्पैक्ट कर रहा है, तो फिर वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस नहीं हुआ, इस वजह से सैंपल स्पेस 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि रिप्लेस हो जा रहा है, तो फिर इसीलिए यहाँ पहली बार ड्रॉ जो हुआ है वो सेकेंड टाइम ड्रॉ को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट। यहाँ पर अगर है तो हम दिखा देते हैं डेफिनेशन। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है। अच्छा ठीक है, छोड़ो। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, कि अगर एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट को इम्पैक्ट करता है तो फिर होगा डिपेंडेंट, और अगर नहीं करता है तो वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब यहाँ पर गेटिंग ए रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी और ये नीचे जो गेटिंग ए रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों आपस में बिल्कुल जो है मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये पहला ड्रॉ दूसरे वाले ड्रॉ को इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर देखो पहला वाला ड्रॉ दूसरे वाले ड्रॉ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो सेम केस में देखो यहाँ पर 6 और 5 आए, यहाँ पर 6 और 6 ही रह गया, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 15.15 बोल रहा है, रुपेश इज नोन to hit a target in 5 out of 9 shots, whereas David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots। इसका मतलब क्या है कि जो मेला वगैरह में होता है ना कि टारगेट हिट किया जाता है, वो बैलून्स वगैरह लगा हुआ रहता है बंदूक से, तो वैसा ही, ठीक है। तो बोल रहा है कि रुपेश कितना टारगेट हिट कर सकता है, अगर उसके सामने 9 टारगेट है, 9 में से 5 को वो हिट कर देगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया ना कि 9 में से 5 को वो हिट कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय रुपेश। तो मैंने पी ऑफ आर लिख दिया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिख के, ठीक है। वो कितना है, 5 आउट ऑफ 9, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोला है कि वेयर एज डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट। अगर वही टास्क डेविड को दिया जाए तो ये वो 11 में से 6 जो है वो टारगेट को हिट कर पाएगा, ठीक है। तो 11 में से आउट ऑफ 11 6 जो है वो टारगेट को हिट कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। अगर दोनों ट्राई कर रहे हैं तो टारगेट जो है एक बार हिट हो जाए। मतलब जो टारगेट है वो कम से कम एक बार हिट होना चाहिए, मतलब हर बार ऐसा नहीं कि किसी से भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टारगेट मतलब प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज का फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ये चीज का फाइंड आउट करना है कि टारगेट हिट बाय रुपेश और क्या नाम था, रुपेश और डेविड, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, रुपेश और डेविड किसी भी एक से टारगेट हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है ये हमें पूछा है। और का मतलब क्या होता है, आर यूनियन डी, ठीक है, आर यूनियन डी होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर गुड आफ्टरनून। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। ठीक है, अगर दोनों ट्राई कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम एक बार हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर यू मतलब आर यू यूनियन डी, यहाँ पर तो मैंने आर और डी से डिनोट किया है, लेकिन हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, अगर दो सेट रहे तो क्या होता है, ए बी रहे तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी रहे तो क्या होगा। तो अगर तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी, ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये वाला वैल्यू है 5/9,
ये वाला वैल्यू है 6/11, ठीक है। अब अगर R इंटरसेक्शन D है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसा है, देखो यहाँ पर ये R इंटरसेक्शन D, यहाँ पर मुझे एक चीज और लिख देना चाहिए था। अगर हमारा जो है इंसिडेंट जो है इंडिपेंडेंट है, तो उसमें क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट होने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर C रहा तो आगे जाके C भी हो जाएगा, मतलब A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ऐसे हो जाएगा। अब ये इंसिडेंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, वो हमें समझना पड़ेगा। तो दोनों का टारगेट हिट का जो स्किल है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 9 में से 5 हिट कर पा रहा है बोल के ये 11 में से 6 हिट कर पा रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टारगेट हिट करने का जो स्किल है ये दोनों का, वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट हुआ उस केस में इंटरसेक्शन को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ऐसे होगा अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि हम लोग का ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब 5/9 प्लस 6/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R 5/9 इंटू 6/11, तो देखते हैं कितना आएगा। माइनस ये हो जाएगा 30/99। चेक करते हैं कितना होगा। 11 और 9 का एलसीएम 99, पहले हम ये दोनों का कर रहे हैं, तो 55 प्लस 54 माइनस 30/99, तो ये 99 और ये हो जाएगा 109 माइनस 30, तो 79/99, ठीक है। 79/99 मतलब दोनों में से कोई भी एक टारगेट को हिट कर दे, उसका प्रोबेबिलिटी है 79 डिवाइडेड बाई 99। चेक करते हैं, 79 डिवाइडेड बाई 99। यहाँ एक दूसरे फॉर्मूले से भी किया है। तो देखो फॉर्मूला तो काफी सारा हो सकता है, किसी भी एक तरीके से करने से मतलब है। तो यहाँ पर हमें बोला था कि कोई भी एक से टारगेट हिट हो जाए इसका चांसेस क्या है, तो कोई भी एक से टारगेट हिट हो जाए इसका चांसेस है 79/99, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट था। देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था कि ए और बी का या फिर ए यूनियन बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। अब हम लोगों ने क्वेश्चन को समझने का कोशिश किया जिससे पता चला कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और डी का वैल्यू पुट कर दिया, तो फिर उसके बाद सॉल्व करना है सिंपल, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसके बाद सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि एबीसी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.2, 0.4। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, यानी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो गया। तो वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब एक दूसरे को इम्पैक्टफुल नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी दे दिया है सारे इवेंट्स का 0.3, 0.2, 0.4। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हम लोग को ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है, ये दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी ये दिया हुआ है 0.2 और प्रोबेबिलिटी सी ये दिया हुआ है 0.4। और बोला है ये सब कैसा है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, ये बता दिया। और हमें निकालने के लिए बोला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बोलो कैसे लिख के निकालोगे, अभी सिखाया कि अगर इंटरसेक्शन होता है इंडिपेंडेंट में क्या लिखना पड़ता है, बोलो क्या लिखे। Probability of A into probability of B into probability of C. हम्म, सही बात। ए बी सी, ठीक है, अभी सिखाया मैंने। देखो यहाँ पर अगर 2 रहा तो 2 लिखोगे, 3 रहेगा 3, 4 होगा 4 लिख सकते हो। मैक्सिमम 3 पे ही रहता है क्वेश्चन, 4 नहीं होता है, ठीक है, या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा। तो ये हो गया
फॉर्मूला बेस्ड इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लेता है। अब ये मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, मतलब 0.024 आएगा। ठीक है, 0.024 यानी कि ऑप्शन ये वाला सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला सिखाया मैंने। अब देखो लाइन बाय लाइन कम से कम 6 फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। देखो, पहला, फर्स्ट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A given that B has already occurred is given by, देखो अगर ऐसा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट का मतलब कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन दिया हुआ है, बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, इज गिवन बाय, उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो उसको डिनोट करते हैं जो प्रोबेबिलिटी में ऐसे, गिवन मतलब ऐसे एक लाइन लगेगा और ये, ठीक है, कैसे लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये जो लाइन है इसको गिवन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट तरह का लाइन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गिवन। अच्छा, अब इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे वो भी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर, अगर बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, ठीक है, तो ये देखो नीचे बी आ जाएगा, बी हैज ऑलरेडी ऑकर, ए गिवन बी का मतलब ए इंसिडेंट तभी होगा अगर बी ऑकर हो चुका है। ठीक है, तो ये नीचे चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक सेकेंड रुको तो। लिंक देना था मुझे। अच्छा, अब देखो ये वाला, ठीक है, मैंने बोला ना थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट, मतलब इवेंट बी ऑकर तब होगा गिवन दैट कंडीशन ये है कि ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ऐसे लिखा जाता है, बी गिवन ए। ठीक है, तो इसको कैसे इलाबोरेट करोगे? देखो, अगर ए गिवन बी, ऐसे नीचे बी आ जाएगा और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी है, तो इस केस में हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सेम चीज है। गुड आफ्टरनून ज्योति। और नीचे हम लोग का आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, नीचे हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई एक इंसिडेंट ऑकर्ड हो चुका है तो ही दूसरा इंसिडेंट ऑकर्ड होगा। ठीक है, अब कैसे याद रखना है? जैसे कि देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो अगर बी ऑकर्ड हुआ है तो ही ए होगा, अगर ए ऑकर्ड हुआ है तो ही बी होगा, सेकेंड वाले का मतलब। तो देखो, आउट ऑफ बी ऑकर होना चाहिए, आउट ऑफ ए ऑकर होना चाहिए, ऐसे करके याद रख सकते हो। और अगर आउट ऑफ कुछ होता है तो वो डेटा हमारा जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें, जितना याद रख पाओ। ठीक है, जितना याद रख पाओ, अगर याद आ जाए एग्जाम में तो कर सकते हो, इस तरीके का आए
तो ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला समझ में आया तो अभी कम से कम कोशिश करो, याद रहेगा नहीं रहेगा वो तो देखो थोड़ा एफर्ट पे डिपेंड करेगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी है तो इससे कंपेयर करके मुझे बोल सकते हो ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी है तो मुझे ये बताओ कि ऊपर क्या लिखोगे नीचे क्या लिखोगे। ये दोनों मैंने जो सीखा है ना उसके हिसाब से। तो देखो बी गिवन ए का मतलब हो जाता है बी तभी ऑकर होगा गिवन दैट कंडीशन, गिवन दैट का मतलब कंडीशन कि ए ऑकर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी का मतलब कंडीशन कि बी ऑकर होना चाहिए। अब बोलो कैसे लिखोगे, इसके साथ कंपेयर करके बताने का कोशिश करो। Probability of A complement intersection B or divided by probability of A complement. ए होगा कि बी होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा कि बी होगा। अब B complement B होगा B होगा। बी होगा, सिर्फ हाँ। बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है देखो एक ही तरीके का फॉर्मूला है, बस एक बार ये गिवन वाला कंसेप्ट याद रह जाए तो फॉर्मूला चाहो तो याद किया जा सकता है, एकदम इम्पॉसिबल मैटर नहीं होता है। बाकी देखो थोड़ा तो मेहनत लगेगा फॉर्मूला याद करना है तो। अब इस पे देखो कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है। कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब देखो जैसे हम समझाते हैं, मान लो ये एक यूनिवर्स है, ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट। अब इसमें ऐसे दो सर्कल लगा लिया मैंने, दो अलग अलग कलर से लगाते हैं ताकि हम समझा पाए। तो ये मेरा मान लो बी वाला सर्कल, ये जो ग्रीन वाला है, और ये ए सर्कल, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब बी क्या है, बी कौन सा है, बी का मतलब हो गया ये फुल पार्ट जो है इसे हम लोग बी बोलेंगे। ये जो ग्रीन वाला सर्कल के अंदर का जितना भी पार्ट है या हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बी। अब मुझे क्या करना है, ए कंप्लीमेंट के साथ बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट ढूंढना है। अब ए कंप्लीमेंट क्या था, ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था। ए कंप्लीमेंट का मतलब कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स में है लेकिन ए के पास नहीं है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है। तो देखो ऐसा ये हिस्सा है जो कि यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, वो है ये पूरा का पूरा। ये बाहर वाला तो है ही, साथ ही साथ और भी बताते, ये देखो ये जो रेड कलर से कर रहे हैं ये तो है ही, जो कि यूनिवर्स में तो प्रेजेंट है बट ए के पास नहीं है। और उसके साथ साथ बी वाला हिस्सा भी, जो ग्रीन कलर से बी वाला हिस्सा किया हुआ है, सोचो ये वाला पोर्शन हम ऐसे दिखा दे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, ये जो यहाँ कॉमन लगा हुआ है वो तो ए में भी आ रहा है ना, वो नहीं। जितना मैंने ग्रीन के साथ रेड बनाए हम ऐसे लगा देते हैं, ये देखो ऐसे मैंने बॉक्स बॉक्स बना दिया। ये वाला हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के पास नहीं है ऐसा पूरा हिस्सा। तो ए के पास नहीं है ऐसा पूरा हिस्सा क्या हुआ, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे अलग से दिखाएं तो देखो हम दिखाते हैं कौन सा वाला हिस्सा पता है। अगर हम इसी को जैसे मान लो यहाँ से काट के निकाला जा सकता था तो फिर ऐसे हो जाए, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये बाहर का ये जितना, ठीक है। मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्प्लिट करने का कोशिश किया। मेरे पास तो ऐसा कोई अवेलेबिलिटी है नहीं कि इसको स्प्लिट करके दिखा दे यहाँ से कट करके, बट ये कट करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये हिस्सा ए का हिस्सा नहीं है। अब इसको मैंने ऐसे क्यों काटा, क्योंकि देखो ये इधर वाला पोर्शन तो ए के पास है ना, तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो मैंने ड्रॉ यहाँ पर करके दिखाया इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में कॉमन पोर्शन कौन सा है वो अगर हमें ढूंढना है तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे। देखो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी में कॉमन कौन सा है, तो बी कौन सा है, बी तो ये वाला है, ये जो आधा यहाँ पर ग्रीन के अंदर जितना भी पोर्शन है वो बी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट और बी में कॉमन हिस्सा ये वाला है। ये पोर्शन जो है ए कंप्लीमेंट के पास तो है ही, साथ ही साथ बी के पास भी है, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये जो पोर्शन है ये कैसे निकाल सकते हैं, ये जो आधा, ठीक है, ये जो मैंने ऐसे टिक टिक किया, ठीक है, ये वाला
ये वाला, तो ये वाला जो है ये मेरा कौन सा पोर्शन है, देखो ये पोर्शन ए कंप्लीमेंट के अंदर भी आता है और बी के अंदर भी आता है। अब इस पोर्शन को हम लिखे कैसे, तो अगर इस पोर्शन को मुझे बताना है, ये सिर्फ पोर्शन, तो पूरे बी में से अगर ये पोर्शन हम हटा देते, कौन सा बोलो, तो ये वाला पोर्शन, पूरे बी में से, पूरा बी मतलब ये ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें से अगर ये वाला हटा देते हैं तो ही तो मुझे ये जो टिक टिक किया है ये वाला पॉइंट मिलेगा। पूरे हिस्से में से ये हटाने का मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से मुझे हटा देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। अगर पूरे बी में से हम ये जो ग्रीन ग्रीन किए ये हटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कौन सा हिस्सा आ जाएगा मेरे पास, मतलब मेरा ड्रॉ कैसे रहेगा पता है, मेरा ड्रॉ ऐसा हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब ये हिस्सा मैंने हटा दिया, मतलब ये ऐसे, ठीक है, और यहां से ये ऐसे, ठीक है। तो ये बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो देखो ये इतने अच्छे से तो यहाँ पर करके नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी हो, तो देखो यहाँ पर इतना समझ में आया होगा कि ए कंप्लीमेंट का मतलब अगर समझ में आ गया, जो कि लास्ट क्लास में बोला था, ए कंप्लीमेंट का मतलब पूरे यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है। अब ए मतलब क्या है, ए मतलब जस्ट ये येलो वाला। अब येलो वाले से मैंने ये ब्लू वाला पोर्शन क्यों हटा दिया, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये पोर्शन ए कंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये ए के पास भी, यानी पूरा वो सर्कल जो है वो हमारा ए है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी पोर्शन है वो ए कंप्लीमेंट। अब मुझे ए कंप्लीमेंट और बी के अंदर कॉमन ढूंढना है, मतलब ऐसा इस ड्रॉ में ऐसा पोर्शन जो बी के पास भी है साथ ही साथ ए कंप्लीमेंट के पास भी है, जो कि ये वाला पोर्शन जो मैंने टिक टिक करके दिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब ये जो ऐसे ऐसे मैंने किया है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये हिस्से को अगर मुझे पूरे ड्रॉ में से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा बी वाला जो ग्रीन सर्कल है वहां से मुझे ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसे हटा देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो देखो मैंने समझाने का कोशिश किया, बाकी फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते हैं तो बी मतलब ये पूरा ग्रीन वाला सर्कल, इंटरसेक्शन मतलब ये देखो ये स्काई ब्लू वाला, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो मुझे जो हिस्सा मिलेगा उसको बोलेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये समझा दिया एक बार क्यों फॉर्मूला हो रहा है, प्रूव कर दिया, बाकी थोड़ा सा याद करोगे तो आई होप होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीमेंट, अब बोलो यहां से कंपेयर करके इसको क्या लिखोगे, इसको नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप दोनों ही बताओ। अब और ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ बार बार करने से भी तो याद तो करना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम में तो बैठ बैठ के ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको क्या लिखेंगे, एक ए गिवन बी कंप्लीमेंट को कंपेयर Probability of A intersection B complement divided by probability of B complement. अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है तो ये होगा, तो वैसे कंपेयर करके सोचो यहाँ पर इसको आगे क्या लिख सकते Probability of A minus probability of A intersection B हैं। divided by probability of B complement. अब बी कंप्लीमेंट को भी हम लोग एक चीज लिख सकते हैं जो लास्ट क्लास में सीखा था, बी कंप्लीमेंट का मतलब हो जाता है क्या, जो पूरे यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है, बी कंप्लीमेंट का मतलब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, ये 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों हो जाता है। देखो बी कंप्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है, तो यूनिवर्स का वैल्यू क्या होगा 1 प्रोबेबिलिटी में, तो वहां से जो बी के पास नहीं है वो हटा देने से आ जाता है बी कंप्लीमेंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट, बोलो इसको कैसे लिखो। Probability of A complement intersection B complement divided by probability of B complement. और इसको आगे ये नीचे वाला बता दो, ऊपर वाला हम बताते हैं क्या हो, 1 minus B complement. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
कंप्लीमेंट नहीं होगा। कंप्लीमेंट का मतलब है कि टोटल में से बी को हटा दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। और इसको अगर किसी चीज का होल कंप्लीमेंट है उसको कैसे लिखते हैं, जैसे बी का होल कंप्लीमेंट था तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी बी, तो इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये भी, ये थोड़ा सा सेट थ्योरी जब करोगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसको भी हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का मतलब, जैसे ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ये रेड वाला और ये वाला, ठीक है। सेम तरीके से बी कंप्लीमेंट का मतलब ये रेड वाला पोर्शन और इधर ये ए वाला पोर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है पता है, दोनों का कॉमन पॉइंट है ये रेड वाला। अगर सोच के देखो, ये देखो, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का कॉमन पॉइंट इस ड्रॉ से भी हम समझा सकते हैं। जैसे कि देखो, ये हो गया मेरा ए, ठीक है, और ये हो गया मेरा बी, ठीक है। अब ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि ऐसा पोर्शन, देखो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है वो पोर्शन जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, दैट इज ये बाहर वाला और उसके साथ साथ ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ये जो बाहर वाला पॉइंट पॉइंट ये भी आ जाएगा, और बी कंप्लीमेंट का मतलब जो बी के पास नहीं है, मतलब ए का ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन इन दोनों का कॉमन है। तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, बोल रहा है बाहर वाला पोर्शन ऐसा है जो कि ए और बी किसी के पास भी नहीं है। ए एंड नहीं बोलेंगे, मतलब लैंग्वेज हो जाएगा ए या फिर बी किसी के पास भी नहीं है। तो देखो, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, यानी ए और बी किसी के पास भी नहीं है, पूरे यूनिवर्स में है लेकिन ए और बी को मिलाए तो उनके पास नहीं है। तो ए और बी के पास कौन सा हिस्सा नहीं है, ये सर्कल दोनों के पास है। सर्कल का हिस्सा इंडिविजुअली एंड मिला जुला के दोनों के पास है, सर्कल के बाहर ये जो हिस्सा है ये दोनों के पास नहीं है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन जितना भी समझो क्यों ना, याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बैठ के ड्रॉ करके तो हम लोग कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन अगर हम लोग समझ के पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होता है और कुछ नहीं। लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो ही काम का है, नहीं तो फिर एग्जाम में इतना सारा चीज ऐसे नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखो दूसरा एक फॉर्मूला, ये लिख लो, ठीक है, अगर याद रहे तो करोगे एग्जाम में। व्हेन ओनली ए और बी ऑकर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट का एक फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा, ये भी इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तब लगता है व्हेन ओनली ए और बी ऑकर, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें से डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखते हैं। देखो सेट बी, सेट बी में जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग फॉर्मूला जो लिखे हो उस पेज को ओपन रखो अपने कॉपी में और ट्राई करो। देखो प्रैक्टिस से दिमाग में जो है फॉर्मूला बैठ जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग बचपन में जो भी फॉर्मूला याद किए हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह, वो भी तो प्रैक्टिस करके ही याद हुआ है, तो ये भी उसी तरीके से याद हो जाएगा। तो ये 11th नंबर वाला करेंगे, सेट बी का। सेट बी का 11th नंबर वाला देखो क्या बोला है, गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट है ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये पी यहाँ पर हट गया है, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, थोड़ा सा लाइन इधर दिया हुआ है तो भी एक ही बात है, ठीक है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन ही पूछेगा। ये सब जो अभी हम लोगों ने 6 फॉर्मूला लिखा ना, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो बताओ पहले फॉर्मूला क्या होगा और उससे आंसर क्या होगा। हम डेटा लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5, बी है 2/3। ए है 3/5, बी है 2/3, और एक चीज दिया हुआ है ए यूनियन बी 3/4।
ठीक है। अब ए गिवन बी का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने क्या रीड किया, याद करो अगर बिना देखे कर पाते हो तो। ए गिवन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकर तभी होगा कंडीशन दैट बी ऑकर हो चुका है, मतलब आउट ऑफ बी। तो आउट ऑफ बी मतलब यहाँ नीचे बी आ जाएगा और ऊपर इंटरसेक्शन आता है, जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा उसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें पता है 2/3, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे निकालोगे, तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, भी थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, तो वो कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी थोड़ी देर पहले ही जो रुपेश और डेविड वाला क्वेश्चन था वहां पर भी मैंने यूज करके दिखाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए यूनियन बी गिवन है कितना, 3/4। ए गिवन है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 2/3। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, वो यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब निकाल के देखो कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है। 9 + 10 3/4 19/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाएगा 19/15 माइनस 3/4। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, 415, 15 × 3 45, और ये हो गया 476 31/60, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 31/60। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 31/60 इंटू 3/2, तो देखते हैं कितना आता है। ये कैंसिल आउट कर सकते हो 20, तो ये 31/40 हो जाएगा। और 31/40 देखते हैं ऑप्शन क्या है, 31/40। अच्छा, ऑप्शन जो है वो हमें पॉइंट में दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग पॉइंट में निकाल के देखते हैं, नहीं तो मैच कैसे करेंगे। 31/40 तो ये आ रहा है 0.775, तो 0.775 ये देखो ऑप्शन डी के साथ मैच हो गया। 0.775 ऑप्शन डी के साथ मैच हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फॉर्मूला सारा का सारा गिवन पे बेस्ड है, जिसपे एक चीज तो कॉमन है, जो गिवन वाला आइटम है वो नीचे जाएगा, बाकी डेटा इंटरसेक्शन के हिसाब से ऊपर जाएगा। मतलब 1 से लेके 6 सारा एग्जाम्पल में ये कॉमन बात है। बाकी कंप्लीमेंट आ रहा है तो उसपे उसके हिसाब से एक्टिविटी हो रहा है, और अगर कंप्लीमेंट नहीं है तो उस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेट बी का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। अब सेम तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं 16 वाला। ये तुम लोग ट्राई करके देखोगे हो रहा है कि नहीं। 16 वाला देखो, सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 बी 3/4, ए गिवन भी दे दिया है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बी गिवन, ठीक है। ये ट्राई करके देखो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट दिया है देखो ए गिवन बी 2/3, ये दिया हुआ है ए गिवन बी, ये दिया हुआ है 2/3। हम लोग को फाइंड आउट करके देने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, सबसे पहले सोचो कि जो मुझे फाइंड आउट करने बोला है उसको अगर फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या क्या। तो बी गिवन ए का मतलब क्या होता है, जब भी गिवन वाला कंडीशन आता है तो दो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन होगा। तो देखो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, बात कॉमन है, क्यों, क्योंकि ए बी के बीच का कॉमन इंसिडेंट या फिर बी ए के बीच का कॉमन इंसिडेंट एक ही बात होगा। नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बी इंटरसेक्शन ए चाहिए। कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही देखो मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैसे निकालना है, तो तुम लोग ट्राई करके मुझे बताओगे कि बी गिवन ए कितना आएगा। अगर वो निकाल लेते हो तो आंसर मिल जाएगा। बी गिवन ए कैसे निकालोगे, इसमें एक आसान तरीका है, वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। तुम लोगों का कुछ आता है आंसर, ये तो पता है 2/3, सिर्फ बी गिवन ए चाहिए। उसके लिए क्या यूज करोगे, हम थोड़ा हिंट्स दे दें, ये वाला यूज करो,
ये डेटा को यूज करो, इसको यूज करो, इंटरसेक्शन आसानी से निकल जाएगा। इसको यूज करके बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए वो कितना आ रहा है। मैम आंसर 4/3 होगा क्या? आंसर 4/3 नहीं 3/4 होगा। ओ हाँ 3/4 हाँ। 3/4 होगा। हम्म। देखो यहाँ पर हम लोग इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं ना, हमें तो पता है ए गिवन बी कितना होता है, गिवन बी है मतलब आउट ऑफ बी बाकी इंसिडेंट ऑकर्ड होना चाहिए। तो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए गिवन बी पता है 2/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। मैम 3/4 বললেন? है 3/4 बोल दो। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो 3/4 ही है। तो ये देखो ये 2/4 आ गया, यहाँ लिखो 2/4, 2/4 इंटू 3/2 तो आ गया 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, मतलब वैसे आसान है। देखो फॉर्मूला अगर एक बार दिमाग में सेट कर सकते हैं हम लोग कि कैसे करके बन रहा है, तो उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला दिमाग में चला जाएगा। इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम लोग को आंसर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि बाकी कंसेप्चुअल है, ये भी कंसेप्चुअल है। देखो सारा फॉर्मूला कंसेप्ट से ही होता है, लेकिन फॉर्मूला को फिर भी थोड़ा तो याद करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये कितना आसान था, क्योंकि यहाँ मुझे ए गिवन भी दिया होता। इस पे भी अगर हम ये वाला अप्लाई करने जाए, तुम लोग अगर सोचोगे कि ये क्यों नहीं अप्लाई किया, क्या ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे? कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब ये फॉर्मूला लिखोगे, देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, ये अननोन है, ये वाला फिगर हमें नहीं पता, ये हम लोग को पता है, ये तो लिख लेंगे, ठीक है। और ये निकालना था, ये भी अननोन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को ये दिया हुआ है तो इसको यूज करेंगे तो ये वाला निकल जा रहा है, तो उसको लगाने का जरूरत नहीं। और ये लगा के भी फायदा नहीं है, तुम लोग खुद लिख के देखो, देखोगे कि दो मेरा अननोन डेटा है, तो दो अननोन डेटा से तो कभी सॉल्व नहीं होता है। इक्वेशन में तो मुझे एक ही अननोन डेटा चाहिए होगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये अवेलेबल होता तब ना हम इसको लगा के निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए जब प्रैक्टिस करोगे तो हर तरीके से करके देखना चाहिए कि कैसे आ रहा है। जैसे ही तुम लोग ये लिखने जाओगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो देखोगे इससे तो आंसर नहीं आया, तो फिर क्या करना है, तो यहाँ में एक्स्ट्रा पॉइंट प्रीवियस क्वेश्चन से एक दिया हुआ है, ए गिवन बी मुझे दिया हुआ है, तो क्या इसका यूज करके निकाल सकते हैं। अब ए गिवन बी का फॉर्मूला लिखो, लिखने से ही खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कुछ तो हिंट्स रहता ही है जिससे हमारा ये सॉल्व हो जाता है, बस वो हम लोग को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से वो हम लोग का सॉल्व हो सकता है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15.19, ये वाला करेंगे 15.19, ये वाला देखो। बोल रहा है द odds in favor of an event 2:3 and the odds against another event is 3.3:7। तो odd in favor और odd in against ये हम लोगों ने पहले भी किया था, यहाँ और एक बार कर लेते हैं। तो उसमें बोला है दोनों इवेंट का odd in favor और odd in against, find the probability that only one of the two events occur। समझाते हैं कैसे होगा। तो एग्जाम्पल 15.19, ठीक है। हम लोगों का ये ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट ये रेशियो होता है, और तुम लोग देख भी रहे होगे कि यहाँ पर देखो रेशियो के बेसिस पे ही हमें डेटा गिवन है 2:3 और 3:7। तो ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये ए का लिख लेते हैं, देखो ये ए बी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी नहीं बोला है, पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी मान लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो इसको पहले वाले को ए मान लिया और 2:3 लिख लिया, ठीक है। अच्छा और नेक्स्ट देखो क्या है, ऑड इन अगेंस्ट। अच्छा ऑड इन फेवर जो था वो जो वैल्यू हमें दिया हुआ है ये एक रेशियो है, ठीक है। अब ये रेशियो में क्या क्या वैल्यू रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखो यहाँ पर ऑड इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है। ये भी मैंने बताया था एकदम डे 1 में बताया था, ठीक है। तो इसको तुम लोग को याद करना होगा। और ये देखो नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल का जो रेशियो है, और मैंने इसको भी बताया था कि कैसे याद रख सकते हो, ऑड इन फेवर
तो जो लास्ट में लाइन खत्म हो रहा है ना वो नीचे जाएगा, ठीक है, सॉरी वो ऊपर जाएगा, ऑड इन फेवर। तो ये देखो फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ठीक है, ऑड इन फेवर का मतलब फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर कितना आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो अगर ये ए इवेंट का फेवरेबल नंबर कितना है बताओ, ये इस रेशियो से तो दिख रहा होगा कि ए इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने सारे हैं। ये रेशियो से दिख रहा होगा, बोलो। यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, देखो ठीक से देखो, यहाँ तो सब लिखा हुआ है। बोलो, ये हम लोगों ने पहले भी किया था, आज तो एडिशनल और कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नहीं लिखा हुआ, ये ए है तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये इवेंट का 2/5 प्रोबेबिलिटी होगा। 2/5 होगा, सही बात। टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल मिला के होता है। जब मैंने ये पॉइंट तुम लोगों को समझाया था तो इसी तरीके से एक टास्क का एग्जाम्पल से समझाया था ना, ये देखो, और ऐसा हम लोगों ने एक दो एमसीक्यू भी किया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आ जाएगा ऑड इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:7। ये देखो इसका रेशियो क्वेश्चन में 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कौन से रेशियो को बताता है, मैंने बोला ना अभी कैसे याद रखना चाहिए तुम लोग को, ऐसे याद रखना चाहिए। यहाँ पर क्या था बोलो तो ऑड इन फेवर, तो फेवर बाय अनफेवरेबल, तो ऑड इन एगेंस्ट, तो एगेंस्ट बाय, यहाँ पर हो जाएगा एगेंस्ट बाय फेवरेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड, एगेंस्ट का मतलब होता है ऑड इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसिडेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी। बोलो फेवरेबल कितना है, ये तो दिख रहा है 7/10। 7/10, ठीक है, ये हो गया 7/10, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम लोगों ने नया कुछ नहीं सीखा, जो सीखा हुआ था वो अगर याद होगा तो हम लोग इसको फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी कितना रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर, दोनों में से कोई एक ही इवेंट ऑकर हो, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इंडिविजुअली देखा कि दोनों इवेंट ऑकर होने का क्या चांसेस है। अगर ओनली वन इवेंट ऑकर, तो मुझे क्या ढूंढने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए और बी ऑकर, ए या फिर बी ऑकर हो, इसका चांसेस क्या है। तो देखो ए और बी ऑकर, अभी मैंने एक फॉर्मूला लास्ट में लिखवाया था, देखो ओनली ए और बी ऑकर, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उस फॉर्मूले का यूज भी देखो इस तरीके से करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/10, ठीक है, और 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसा जो है ओनली ए और बी ऑकर, ये नॉर्मली इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में होता है। तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर इंटरसेक्शन है तो ये ऐसे बनेगा। आज स्टार्टिंग में ही किया, ठीक है, मैंने बोला ना आज थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 7/10। अब चेक करते कितना है, ये हो गया 10, 4, 7 माइनस, ये हो गया 14, ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, ये 25 हो गया। अच्छा, 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 50। तो
ये 4+7, ये कितना होता है? 4+7 यहाँ लिख लेते हैं, 11/10, 50 यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 55 - 2 मतलब 28, तो ये हो जाएगा 27/50, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे दिया था, देखो काफी सारा चीज मिक्सड अप था। एक तो जो रेशियो ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है, तो कैसे रेशियो याद करोगे? ऑड इन फेवर तो फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ऑड इन अगेंस्ट तो अगेंस्ट बाय फेवरेबल, ठीक है, इस तरीके से। फिर दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए या बी में से कोई एक ऑकर करे, और उसका फॉर्मूला होता है ऐसा, ठीक है। तो ए और बी में से कोई एक ऑकर करे तो उसका फॉर्मूला हो गया इस तरीके से, और जो भी डेटा निकला उसको पुट करके सिंपल जैसे कैलकुलेशन करते वैसे कैलकुलेशन किया, तो ये आंसर हमें मिला। ठीक है, अब हम लोग सेट बी में जाएंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12, 14 ये सब करेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब इसमें ही तुम लोग को देखो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, बाकी अगर एक दो बार घर पे भी प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा। देखो सेट बी सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो बोल रहा है फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हम लिख के दिखा देते हैं। हम लोग को बोला है ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है, और साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम लोग को बोला है ए प्लस बी निकालो, और एक बात बोला है कि टू इवेंट्स, सॉरी 12 वाला, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हम लोगों को क्या देखना है कि इंटरसेक्शन आया तो दोनों में इंटू करके लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी को हम लोग यहाँ पर कौन से मतलब किस तरीके से डिनोट करते हैं? प्लस मतलब और होता है ना, तो और को कैसे डिनोट करते हैं? बोलो उसको क्या लिखते A हैं इस? union B, हाँ, ए यूनियन बी। A अब ए, हाँ ए यूनियन बी, अब बोलो फॉर्मूला बोलो इसका क्या होगा आगे का, बोलो बोलने से। probability of A, हम्म probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है सर। अब ए के नीचे ए लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो और एक लाइन लिख लेते हैं। तो बोलो इसको कैसे लिखेंगे? ये इंडिपेंडेंट है तो फिर इसको आगे क्या लिखे? Probability of A into probability of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज दिख रहा है, सब पुट कर दो, आंसर मिल जाए 2/3। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 15, 9 + 10, ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर हो गया 15 ही होगा एलसीएम, तो 15 ये 5 होगा, 5 इंटू ये 10 + 9 19 हो जाएगा, 19 इंटू 5 देखते हैं कितना आता है। तुम लोग चाहो तो थोड़ा और स्प्लिट करके कर सकते हो। 95 माइनस ये 3 यानी कि 6 माइनस 6, 89/15। ठीक हुआ कि नहीं? ओ, ये तो 19 ही होगा, मैंने 89 क्यों लिख दिया? गलत लिख दिया। ये देखो ये वाला हम लोग का क्या होगा, ये 15 से ही डिवाइड हो रहा है, 1 होगा तो ये 19 आएगा, 19 माइनस 6 करने से 13 आएगा। ठीक है, 13/15। अब देखते हैं ऑप्शन 13/15, 13/15 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, इसके बाद देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14, देखो यहाँ पर बोला है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये देखो कंप्लीमेंट मैंने लास्ट दिन बताया था, टू दी पावर सी भी लिखते हैं कंप्लीमेंट, बार इसको बार बोलते हैं तो भी कंप्लीमेंट, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे डैश होता है, ठीक है, वो भी होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास एक बार चेक करोगे तो देखना मैंने ये तीनों
तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट दिया है। अब पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। काफी सारा चीज दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि क्या होगा, मतलब सॉल्व की तरह, जैसे वैल्यूज दे देता है एक्स निकालो, ठीक है, उसी तरीके का। तो यहाँ पर जो मतलब डेटा है वो लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये 5/6 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट दे दिया है 2/3। फाइंड आउट करने बोला है ए यूनियन बी निकालो, ठीक है, ये फाइंड आउट करने दिया। तो अभी अभी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखा, लिखो, लिख के देखो कि क्या चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, प्लस तो कर लेंगे बट डेटा में प्रोबेबिलिटी बी चाहिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, जिसमें से मेरे पास अगर मुझे ये निकालना है, ए मेरे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आएगा। तो एक बार अपना कॉपी देखो, आज जो लिखा है वहां मिल जाएगा। कंप्लीमेंट मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसको क्या लिख सकते हैं। बोलो इसको क्या लिखेंगे? 1 minus probability of B complement. सिर्फ बी कंप्लीमेंट तो दिया हुआ है ना, कंप्लीमेंट निकालने का मतलब है कि बी में से हमें क्या करना है, टोटल हिस्से में से वो पार्ट निकाल देना है जो बी के पास नहीं है, ठीक है। ऐसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये मान लो प्रोबेबिलिटी बी है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब कौन सा हिस्सा पता है? बी कंप्लीमेंट का मतलब ये वाला हिस्सा जो यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है। मतलब ये पूरा हिस्सा टोटल में 1, इसमें से अगर ये बी को निकाल देते हैं, अगर ये बी को निकाल देते हैं तो ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, ये अगर बी निकल जाएगा तो ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये बी निकल जाएगा, बी बाहर चला जाए तो जो बचेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर याद रखोगे तो आई होप याद रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी बी कैसे निकाले? बी कंप्लीमेंट पता है, वो लिखो 2/3। तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी? ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3, 1/3, ये हो गया 1/3, ठीक है। और भी मुझे एक डेटा चाहिए, क्योंकि दो अननोन फिगर से तो हम नहीं निकाल सकते ना, मुझे और क्या चाहिए, मुझे एक डेटा और चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो उसके लिए क्या यूज करें? उसके लिए ये यूज करो। हाँ बोलो। आंसर की 2/3 है 2/3, ठीक है, 2/3 हो। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, ये लिखना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो मुझे गिवन है 5/6, ये भी आज मैंने लिखवाया। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा पेज पलट के देखो, कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो होल कंप्लीमेंट होने से क्या होता है। तो अगर देखो, हाँ एक चीज बताना था, अगर इंटरसेक्शन है तो होल कंप्लीमेंट होने से यूनियन हो जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखो। ये एक्चुअली डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन है, होल कंप्लीमेंट करोगे तो यूनियन हो जाएगा, और अगर यूनियन है तो होल कंप्लीमेंट करोगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पर हो गया। अब यूनियन है तो कंप्लीमेंट में ये आ जाएगा, ठीक है, यूनियन से होल कंप्लीमेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये पता है। और किसी भी चीज का कंप्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? 1 माइनस वो विदाउट कंप्लीमेंट, जैसे देखो बी कंप्लीमेंट का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये 5/6 माइनस 1 इक्वल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो ये -1/6, तो ये हो गया आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 1/6, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे 1/6। अब कैलकुलेट करो, तो ये हो गया 4/6 यानी कि 2/3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक के बाद एक जो है हमें ध्यान से देखना है कि कौन सा डेटा के बाद कौन सा, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे फॉर्मूला, तो पता चल जाएगा क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, ठीक है।
तो हम लोग को यहाँ पर दो चीज फाइंड आउट करना पड़ा। अगर देखोगे तो रिलेटेड तरीके से ही फाइंड आउट हुआ, यहाँ भी कंप्लीमेंट के ऊपर डेटा था, यहाँ भी कंप्लीमेंट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, हम स्टेप वाइज वैसा ही क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं जिसपे जो है तुम लोग जल्दी जल्दी इसे याद कर पाओ। ठीक है, तो ये देखो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो यूनियन रहा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, होल कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन रहा तो यूनियन होता है। ठीक है, अच्छा अब 2/3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हो जाएगा 14th नंबर का सी। ठीक है, 14th नंबर का ये हो गया ऑप्शन सी। अच्छा अब सेम ऐसा ही और एक क्वेश्चन मिल जाएगा, देखो 15th नंबर, ये भी तुम लोग कर सकते हैं, ये भी ट्राई करके देखो। सेट बी 15th नंबर, देखो 15th नंबर में क्या दिया है, इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर से दिमाग में रखो इंडिपेंडेंट है यानी इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बी पूछा है। तो देखो ये मुझे लगता है आसान होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, 2/3 और 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना होगा, और ए एंड बी इंडिपेंडेंट है ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसके आगे भी अगर हम लोग फॉर्मूले को एक बार स्प्लिट करके लिखना चाहे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, ये बन गया। यहाँ तक इंडिपेंडेंट, देखो इतना बार लिख रहे हैं कुछ तो दिमाग में जरूर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ए यूनियन बी दिया हुआ है 2/3 लिखो, प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है, ये निकालने बोला, ये तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ए इंटू बी लिखना है। अच्छा ए तो पता है हम लोग को 2/5, निकालना क्या पड़ेगा बी। अब उसके लिए क्या हेल्प ले ताकि हम लोग का बी निकल के आए। ठीक है, क्या हेल्प लेना पड़ेगा ताकि बी निकल के आए। अच्छा देखो इसमें कैसे होगा, ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी बी, ये कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा, ये इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे मुझे प्रोबेबिलिटी बी दिख रहा है। जैसे मान लो यहाँ भी एक्स दिखता है, यहाँ भी एक्स दिखता, तो सॉल्व तो हो ही जाता ना। तो ये देखो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब 2/3 इधर है, इधर माइनस कर लो 2/5, इधर क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाई 5। अब कैलकुलेट करो, 10 माइनस 6, ये हो गया 5 प्रोबेबिलिटी बी। अगर तुम लोग x लिख के करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्स वाई का सॉल्व होता है वैसे प्रोबेबिलिटी बी लिखा हुआ है। 4/15 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 5 प्रोबेबिलिटी बी और 2 प्रोबेबिलिटी, मतलब 5x और 2x रहने से जैसे होता है 3x, तो 3 इंटू प्रोबेबिलिटी बी 5। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी बी कितना होता है, तो प्रोबेबिलिटी बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करो या फिर जैसा करना चाहो, तो हम तो ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर 4/15 रहेगा और ये जो है इधर आने से ये मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू प्रोबेबिलिटी बी है तो मैंने इसको एक स्टेप जंप करके लिखा है। तुम लोग चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, मतलब ऐसे लिख लो 20 और ये हो गया 45। ठीक है, ये तो पता है ना, सिंपल सा बात है। टीटीपी कितना होगा वो निकाल सकते हो, तो जैसे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। मेरा तो मैंने तो ऐसे लिख दिया है, तो फिर ये आ जाएगा आंसर हम लोग का, कितना आ रहा है 3 और ये 4 और ये 9। ठीक है, 4/9 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन बी, ये देखो। तो ये भी सेम फॉर्मूले में ही रहा। ठीक है, तो ये देखो इंडिपेंडेंट, ये आसान था फिर भी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट और एक देखते हैं, ये तुम लोग ट्राई करके देखोगे, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 17, ये तुम लोग ट्राई करो। देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ए है, ए स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी बी स्मॉल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
small c, then the expression of probability of A complement intersection B complement in terms of A, B and C is, ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी A का वैल्यू दे रखा है स्मॉल a, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू दे रखा है स्मॉल b, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दे रखा है स्मॉल c, ठीक है, ये दे रखा है। और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट ये कितना होगा, ये पूछा है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करोगे तुम लोग, एक लाइन का आंसर है, देखो कैसे होगा। तो हम लोग को जो पूछा है उसको तो पहले लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा। तो देखो अभी होल कंप्लीमेंट में ट्रांसफर करेंगे, तो होल कंप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। और होल कंप्लीमेंट को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लिख देना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारे वैल्यूज गिवन, ये ए, ये वाला वैल्यू बी और ये सी। तो यहाँ पर लिखो ब्रैकेट डाल के ए प्लस बी माइनस सी। ब्रैकेट क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये आंसर जो है माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ये आंसर होगा ए माइनस बी प्लस सी। अगर तुम लोग बाई चांस यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिए, ब्रैकेट नहीं लगाया और लिख दिया 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाना जरूरी, बिकॉज माइनस है। तो माइनस अपना जो है ये माइनस प्लस में माइनस वो कंसेप्ट लगेगा, लगने से ये हम लोग का 1 माइनस बी ए 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी आ रहा है। देखते हैं 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ऑप्शन डी। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि यही एग्जाम में आने वाला है, ऐसा कुछ हम नहीं बोल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें हमें सारा फॉर्मूला प्रैक्टिस करने को मिलेगा। 15.18 मतलब काफी सारा फॉर्मूला कवर करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर से प्रैक्टिस होगा। तो देखो आज हम फॉर्मूला ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि याद हो, ठीक है। अच्छा अब देखो 1.8 ये वाला, ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो 1 से लेके हम लोग को 5 तक जो भी पूछा है सभी फॉर्मूले को कवर करते हुए पूछा गया है, ठीक है। हम लोग को आंसर यहाँ पर जो डेटा गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए का, प्रोबेबिलिटी बी का और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का, और हम लोग को बोला है कि इवैल्यूएट करो दिस दिस दिस। टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालो। तो देखो फिर से रिकॉल होगा, ये हम लोग चाहे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन याद हो जाए इसके लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ए गिवन बी क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, ए गिवन बी का मतलब ए इंसिडेंट तभी ऑकर्ड होगा अगर बी हो चुका है, यानी आउट ऑफ बी, तो ये नीचे और ऊपर इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें डेटा क्या गिवन था, वो मैंने लिखा नहीं, देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है 2/3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए, अच्छा ए दिया हुआ है 2/3, बी दिया हुआ है 3/5, तो ये लिख लिया मैंने 3/5, और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, बट मुझे ए यूनियन बी क्वेश्चन में गिवन है 5/6, तो इधर कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे गिवन है 5/6। अब ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 5/6 ये दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, डेटा देख लो 2/3, ठीक है, बी 3/5, ए इंटरसेक्शन भी वो निकालेंगे, उसी के वजह से ही तो कर रहे हैं, 5/6। अब देखो ये हो गया 15, 9, 5/6 और ये इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और 6, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 30 होना चाहिए, चेक कर लेते एक बार फिर भी, हाँ 30 होगा, ठीक है, 30 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 19, 38 माइनस 25 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 13/30,
अब इसको पुट कर दो 13/30, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो 13/30 इंटू 5/3, 13/18 ये हो रहा है, ठीक है। 13/18 पहला वाला आंसर आया, 13/18 ये रहा 13/18। फिर पूछा है बी गिवन ए, अब आसानी से निकलेगा जल्दी, ठीक है, क्योंकि डेटा मिल गया ना। बी गिवन ए, देखो सभी डेटा अवेलेबल होगा। बी गिवन ए, तो हम लोग ये कर क्यों रहे, ताकि हमें बी गिवन ए के अगेंस्ट में लिखना क्या है वो याद हो। तो अभी मैंने बोला कि बी इंसिडेंट तभी ऑकर्ड होगा अगर ए ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, ठीक है। तो ए अगर ऑकर हो चुका है मतलब आउट ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए। यहाँ क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही होता है। तो ये 13/30 यहाँ पर भी आएगा, अभी निकाला, दोबारा निकालने का जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, यहाँ से देख के लिखो 2/3 होगा। बस इसका कैलकुलेशन कर लो, 13/30 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 13/30, ठीक है। ये 10 होगा तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा ये 10 होगा, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। ये हम लोग का हो जाएगा 10, तो ये हो गया 20, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं और कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी, ठीक है। ए कंप्लीमेंट गिवन बी, फिर से याद करो जैसे मैंने बोला, गिवन का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ए गिवन बी का मतलब ए इंसिडेंट ऑकर्ड होगा, लेकिन गिवन दैट यानी कंडीशन ये है कि बी हो चुका होगा। तो नीचे प्रोबेबिलिटी बी और ऊपर दोनों, जो भी प्रोबेबिलिटी जो भी इवेंट रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैंने कर दिया दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आज ही सीखा हम लोगों ने। अगर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, और अगर बी पे कंप्लीमेंट है तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। इस बात को थोड़ा ट्रिक के साथ याद रखो। तो यहाँ पर देखो अगर मेरा ए पे कंप्लीमेंट है तो बी में से इन दोनों का कॉमन हटाना है, ठीक है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी बी है मेरे पास, डेटा है प्रोबेबिलिटी बी का। प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू है ये देखो 3/5। इंटरसेक्शन निकाले हैं 13/30, ये देखो यहाँ पर निकला हुआ है, और ये फिर से 3/5। अब कैलकुलेट करेंगे 18 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 5/30 होल डिवाइडेड बाई 3/5। अब कैलकुलेशन करो 5/30 इंटू 5/3, 5/30 इंटू 5/3, तो ये हो गया 6 यानी कि 5/18। ये आंसर हो जाएगा 5/18, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या फॉर्मूला दिया है, क्या याद होगा इससे हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीमेंट, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो क्या होगा, ए गिवन बी कंप्लीमेंट का मतलब ए इवेंट ऑकर्ड होगा कंडीशन यानी गिवन दैट कि बी कंप्लीमेंट हो चुका होगा, तो आउट ऑफ बी कंप्लीमेंट ये ऑकर होना चाहिए। तो ऊपर क्या होता है, दोनों का कॉमन। देखो इतना तो याद हो गया होगा, इतना सारा क्वेश्चन किया कि इतना तो लिख ही लोगे। हाँ अब अगर कंप्लीमेंट आया तो उस पे आगे क्या लिखना है, उस पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये देखो ये हो गया हम लोग का कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब 1 से बी हटाना, ठीक है। 1 से बी हटा दो मतलब वो डेटा जो यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमें क्या करना है, ये देखो कॉमन पॉइंट को हटाना है, लेकिन किससे, अगर बी पे कंप्लीमेंट है तो मुझे ए से हटाना है, ठीक है, ये याद रखो। और ए पे कंप्लीमेंट है तो बी से हटाना है, मैंने ड्रॉ करके बता दिया, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए तो ड्रॉ से नहीं होगा, हमें दिमाग का मतलब थोड़ा जो है मेमोरी का यूज करना है, यहाँ दिमाग का बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग को दिया हुआ है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, ये देखो इंटरसेक्शन निकाला 13/30, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5। अब कैलकुलेशन 3 और 30 का एलसीएम 30 होगा, 20 माइनस 13, और यहाँ पर हो गया 5, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा
17/30 इंटू 5/2, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 17/12, ठीक है, ये आ गया मेरा 17/12, सॉरी 7 होगा, 7 होगा ना, माइनस करने से, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, 7 होगा ना, ये माइनस करने से 7/12 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया था, 20 - 13 7 होता है, मैंने गलती से 17 लिखा हुआ था, तो उसको रेक्टिफाई कर लो, 7/12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब और एक फॉर्मूला देखो, जो भी फॉर्मूला सीखा था सभी हम लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कौन सा होगा। फिफ्थ नंबर में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट गिवन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट गिवन बी कम्प्लीमेंट, ये कैसे होगा? फिर से वही याद करो, ए कम्प्लीमेंट गिवन दैट बी कम्प्लीमेंट ऑकर्ड, कंडीशन ये है कि ये ऑकर हो चुका है, तो ये नीचे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बी कम्प्लीमेंट का मतलब, अब देखो ये भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में चला गया होगा, ठीक है, और ये होता है होल कम्प्लीमेंट। इस पे अभी इंडिविजुअली एक दो क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हुआ तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब जैसे होल कम्प्लीमेंट होता है तो 1 माइनस सिर्फ उस चीज का प्रोबेबिलिटी लिख देना चाहिए, ये हो, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन था हम लोग को 5/6, क्वेश्चन में ही गिवन था, ये देखो 5/6, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें गिवन था 3/5, बस सॉल्व कर लेना है, आसान है, बस फॉर्मूला याद रखने पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया 1/6 इंटू 5/2, तो ये हो गया 5/12, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5/12, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन 9 कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाए ना, ये क्वेश्चन तुम लोग क्या कर सकते हो ना, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को जरूर तुम लोग को आज प्रैक्टिस एक बार करके देखना चाहिए, 15.18, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला वैसे दिमाग में सेट करके याद करोगे तो मुझे लग रहा है आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे। चलो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, ये सेट कौन सा है चेक करता हूँ। ये शायद सेट ए आ गया, ये वाला देखो, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ठीक है, 0.4, एंड पी नॉट ए 0.6, द इवेंट्स ए एंड बी आर, ठीक है। तो हम लिख के दिखाते पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। दो इवेंट है ए एंड बी जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए का बट उसमें बी का कोई इंपैक्ट नहीं है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 0.6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा क्या है कि ये जो दिया हुआ है ए बी, ये दोनों इवेंट आपस में एग्जॉस्टिव है, इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब देखो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था तो एग्जॉस्टिव होने से क्या होता है, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0 होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स लिखवाया था मैंने। एग्जॉस्टिव का मतलब हो जाता है कि दोनों मिला के 1 होना चाहिए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट आज सिखाया कि इंटरसेक्शन पॉइंट मल्टीप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन से ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला कौन सा इवेंट है, ठीक है। तो देखो हम लोग को दिया है प्रोबेबिलिटी बी, ये तो तुम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा 0.3, बट ये जो दिया हुआ है ये भी समझने वाला पॉइंट है, लेकिन हम बताते हैं ए बट नॉट बी मतलब ओनली ए, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ओनली ए, ठीक है। ए बट नॉट बी का मतलब है कि सिर्फ मुझे ए से का। अब ये ऐसा बात क्यों होता है पता है, यहाँ पर देखो जब ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट रहता है ना, तो ये देखो ए ये बी और ये दोनों का कॉमन हिस्सा, ठीक है। तो ओनली ए का मतलब क्या हो गया पता है, ये वाला हिस्सा अगर हम लोग कट करके निकाल लेना, ये वाला, ये ओनली ए होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये ओनली ए है, इसको लैंग्वेज में बोल दिया है और कुछ नहीं। लैंग्वेज में बोला है कि ए बट नॉट बी मतलब ए का हिस्सा लो बी मत लो, मतलब ओनली ए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको पढ़ो, नॉट ए मतलब ए कंप्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, यानी जो ए नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को, अगर आगे कुछ लिखना चाहे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकाल के क्या फायदा हुआ, चेक करेंगे ना कि वो सब में से चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा हमारा, वो चेक करेंगे। तो ये हो गया 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस फॉर्मूले को जो लिखा गया वो लिख के मैंने निकाल लिया कि 0.4 हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4। ओनली ए का मतलब क्या होता है, ओनली ए का मतलब अभी मैंने बताया, अभी ड्रॉ करके बताया, देखो ओनली ए का मतलब होगा कि अगर हम लोग बी में से ठीक है, अगर ये हिस्सा ए में से ये हिस्सा हटा देते हैं तो ये जो बचेगा, ये ओनली ए होगा। मतलब ओनली ए को मुझे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से मुझे माइनस कर देना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब सीधा बात ये हो गया कि अगर ये ब्लू वाले पोर्शन से ये ग्रीन वाला पोर्शन हम हटा दे, सिर्फ ये ब्लू वाला पोर्शन रहे, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ओनली ए, ठीक है। ये लास्ट दिन भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा अब ये देखो 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, निकाल लिया अभी 0.4, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा इसको सॉल्व करने से, बाकी तो दोनों साइड डेटा अवेलेबल है। 0.4 और यहाँ पर हो जाएगा -0.4, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर 0 आ रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा 0 आ गया। क्या तुम लोग बताना चाहोगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 आया तो फिर ये मेरा कैसा इवेंट है, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, याद है तुम लोग को तो बताओ। हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम लोगों ने लिखा था ना कि इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ए इंटरसेक्शन बी आए, तो यहाँ पर हमें ये नहीं बोला था कि कैसे करके इसे सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास जो डेटा था उसको अगर हम लोग अपना जो है थिंकिंग के साथ धीरे 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 सॉल्व करेंगे तो कुछ तो रिलेशन एट लास्ट मिलेगा, ठीक है, जिससे हम लोग ये बता पाएंगे कि ये चार ऑप्शन में से क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें पूछ सकता है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद, अच्छा इसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी लगभग हुआ। अब हमें ना एक दूसरा पॉइंट पढ़ना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। बताते हैं ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। आसान है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम लोग को कुछ एवरेज करने दे, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3, 4 और मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कितना लिखे 7, ठीक है। तो मुझे बताओ कि एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाई 3 करने से एवरेज आएगा। तो 4 + 3 7, 7 7 14, 14/3, तो ये कितना, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। एक काम करते हैं इसको 5 कर लेते हैं ताकि मेरा पॉइंट का प्रॉब्लम हट जाए, तो ये हो जाएगा मेरा 15। ये एग्जाम्पल को जो है
पॉइंट्स है बचाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, बाकी उसमें भी एवरेज आएगा, जो आएगा वही आंसर। एरिथमेटिक मीन, मीन यानी एवरेज होता है स्टैटिस्टिक्स में, एरिथमेटिक मतलब ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बार, बार से डिनोट करते हैं एवरेज को, तो वो आ गया 5। लेकिन मान लो अगर हमें ऐसे डेटा दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3, 4, 4, 4, 6 और 6 और एवरेज निकालने बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, 3 बार 4 लिख लिया प्लस 6 लिख लिया डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 डेटा से डिवाइड कर दोगे, करने से कितना आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 और यहाँ पर हो गया 10, मतलब 17, 17 और ये हो गया 4, 21, 21 और 6, ये आ गया 27, ठीक है, 27/6। तो ये कुछ तो एक एवरेज आ जाएगा लगभग, इसको डिवाइड करेंगे तो 27/6 कुछ तो आना चाहिए, पॉइंट वन में आएगा 4.5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट भी होता है हम लोग के पास, ठीक है, ऐसे करके नहीं लिख के, जब डेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो है हेल्प ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंटली अगर कोई चीज ऑकर हो रहा है, जैसे 3 1 टाइम ऑकर हो रहा है, 4 कितने टाइम ऑकर हो रहा है, 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 6 कितने टाइम ऑकर हो रहा है, 2 टाइम ऑकर हो रहा है। अब ये टेबल से हम लोग सेम ये 4.5 आंसर निकाल सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। अब हमें यहाँ निकालना चाहिए एफ एक्स। उसका लॉजिक क्या होता है कि 3 1 टाइम्स है तो 3 ही आएगा, 4 अगर 3 टाइम्स है, जैसे देखो ना यहाँ 4 3 टाइम्स है, तो इसका टोटल करने से कितना आता है, 4 + 4 8, 8 + 4 13 आता है। उसके जगह अगर हम 4 × 3 कर देंगे तो भी तो मुझे 13 मिलेगा। तो इसका लॉजिक ऐसे किया गया है ताकि जो है यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा जल्दी हो। तो 4 × 3 कितना हो गया 12, और 6 2 टाइम्स खुद को रिपीट कर रहा है, अगर ऐड करोगे तो 12, और 6 × 2 कर दोगे तो भी 12 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका टोटल करना चाहिए, ठीक है। इसका टोटल क्यों कर रहे हैं, इंडिविजुअल का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिविजुअली हम लोगों ने नंबर ऑफ डेटा सारा नहीं लिखा है, डेटा लिखा है और उसका रिपीटेशन टाइम को एफ से दिखाया। तो इसका मतलब मेरा जो डेटा है उसका टोटल होगा 3 + 12 + 12, 12 + 12 24, 24 + 3 हो गया 27, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है एवरेज, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में एरिथमेटिक मीन, ठीक है, मीन को एवरेज बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स में, एवरेज लैंग्वेज कम यूज होता है एरिथमेटिक मीन बोला जाता है। तो मुझे क्या करना है, इस टोटल को, एवरेज निकालने का मतलब है ये टोटल को मुझे डिवाइड करना चाहिए जितने सारे नंबर है उससे। तो यहाँ देखो कितने सारे नंबर काउंट हुए थे, 6 नंबर्स, ठीक है। यहाँ काउंट करोगे तो 3 दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो सेम डेटा रिपीट हुआ था, तो रिपीटेशन मुझे कहाँ दिखेगा, एफ में, ठीक है। तो देखो 3 1 टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब एक बार 3, 3 बार 4 और 2 बार 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 7, यानी कि 7 टोटल हमारे पास जो है एक्स का वैल्यू है, चाहे वो खुद को रिपीट करे या नहीं करे। जैसे 3 नहीं कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, कोई 3 बार रिपीट कर रहा है, कोई 2 बार, तो टोटल 7 डेटा है, 7 डेटा का टोटल आया 27, तो एवरेज कितना हो जाएगा 27/7, सॉरी 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, ये 7 नहीं हो रहा है, टोटल तो 6 ही हो रहा है, तो ये मैंने दिया, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 4.5। तो ये जो है ये लॉन्ग प्रोसेस है, इससे बचने के लिए ये आया है, ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो होता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी का प्रोसेस। अब इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल में कैसे लगा सकते हैं, देखो हम बताते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग 1 कॉइन कर रहे हैं टॉस्ट, ठीक है। अब हम इसी चीज को प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके दिखा रहे हैं। एक कॉइन को हम लोग लगातार 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों बार हेड आ गया, या तो हेड टेल हेड ऐसा आ गया, या फिर हेड हेड टेल ऐसा आ गया, या फिर हम लोग का आ गया हेड टेल टेल, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल, ये टोटल 8 सैंपल स्पेस होगा। और 8 होगा वो भी मैंने सिखाया था कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ आउटकम जो है टू दी पावर, फॉर्मूला देखो ये था नंबर ऑफ आउटकम, और क्यों होगा वो भी मैंने बताया था, टू दी पावर इवेंट जितने बार अपने आप को रिपीट करेगा, रिपीटेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, रिपीट ऑफ इवेंट।
तो ये देखो नंबर ऑफ आउटकम, तो एक कॉइन टॉस करने का 2 ही आउटकम होता है, या तो हेड या तो टेल, तो ये 2 हो गया नंबर ऑफ आउटकम। रिपीट कर रहा है ये इवेंट अपने आप को 3 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 3 करने से 8 आता है, जिससे हम लोग कंफर्म कर पाते कि सही लिखा कि नहीं। बाकी सैंपल स्पेस लिखने का अपना तरीका है, ठीक है। ये देखो 3 बार हेड, पहले हेड आया, फिर दूसरी बार टेल, फिर हेड, फिर हेड हेड टेल, तो इस तरीके से लिखने से सारा कवर हो जाता है। अब इससे हम लोग ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा x का मतलब क्या होगा बताते, p फॉर प्रोबेबिलिटी और p इंटू x। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा था, x जो है वेरिएबल है। अब ये किस चीज का डेटा है, मान लो किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ 10 कितना कितना मिला है वो डेटा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर x कुछ डेटा होगा, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी होगा और प्रोबेबिलिटी इंटू x करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से बना रहे हैं कि हम लोग अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या क्या हो सकता है। अगर 3 बार टॉस कर रहे हैं तो हेड आने का चांसेस क्या होगा, या तो 0 टाइम हेड आएगा, ये एक हो सकता है, कि एक बार भी हेड नहीं आया, कॉइन को 3 बार टॉस किया एक बार भी हेड नहीं आया, या फिर क्या हो सकता है एक बार हेड आया, हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एक बार हेड आया बाकी 2 बार टेल आया, या फिर हो सकता है 2 बार हेड आया, और क्या हो सकता है बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, और क्या हो सकता है। अगर हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या तो 0 बार हेड आया, या तो एक बार आया, या तो 2 बार आया, या फिर क्या हो सकता है 3 बार ही हेड आ गया, ठीक है, 3 बार ही हेड आ गया, ये हो सकता है। अब 0 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, ये देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये जो हम लोग का इवेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 8 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 है, 1/8 होगा। पहला वाला, हाँ ठीक हुआ। सेकेंड वाला एक हेड आया, यहां से देख के बता सकते हैं, ये वाला, ये देखो कलर चेंज करके लिख देते, एक बार हेड, बस ये एक बार हेड, और ये रहा, 3/8 हाँ 3/8, और एक कहाँ गया, ये रहा, सॉरी नीचे वाला, थ्री बाई एट, ठीक है। फिर 2 टाइम्स हेड आया, 2 टाइम्स हेड है, वो भी 3। हाँ वो भी 3, 1 2 और 3, ठीक है, 3 टाइम्स हेड आया, और सॉरी 2 टाइम्स हेड आया, और 3 टाइम्स हेड 1/8। 1/8, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग करेंगे p इंटू एक्स, जैसे हम लोग यहाँ पर x वेरिएबल मतलब यहाँ पर कर रहे थे ना कि 0 टाइम्स, ये 0 बार हेड आएगा, ये कितनी बार पॉसिबल है, ठीक है, तो 1/8, तो 0 इंटू 1/8 0 होगा, 1 इंटू 3/8 3/8 होगा, 2 इंटू 3/8 6/8 होगा, 3 इंटू 1/8 3/8 होगा। अब हम लोग करेंगे इसका टोटल, तो इसका टोटल करेंगे तो एलसीएम में 8 आ जाएगा और ऊपर का सारा डेटा ऐड हो जाएगा, तो 6 + 3 + 3, तो 3 3 6 6 + 6 12 हो गया, ठीक है। तो ये 12/8 ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हम दिखाते हैं, देखो ये हम लोग का पॉइंट में 1/5 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने px मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे ठीक हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा था x इंटू एफ को, ठीक है, सेम तरीके से, और f का टोटल करना पड़ेगा अगर मुझे एवरेज निकालना है इस प्रोबेबिलिटी का, तो हम f का भी टोटल करेंगे, जिसको यहाँ p बोल रहे हैं, ये टोटल करके देख सकते हो, बट ऑलवेज ये 1 आएगा। उसका लॉजिक क्या है बताते, 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 1 8, यानी कि 1, ठीक है। ऑलवेज 1 इसीलिए आएगा क्योंकि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये निकालो या नहीं निकालो, p का टोटल जो है हर एक केस में ऑलवेज हम लोग का 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी का एवरेज निकालना है, यानी मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा, समेशन px डिवाइडेड बाय समेशन p, ठीक जैसे हम लोगों ने यहां देखा समेशन, ये देखो इसको अगर लिखते हैं फॉर्मूले में तो फिर ये क्या लिखेंगे, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f,
ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला। सेम तरीके से समीशन px डिवाइडेड बाय समीशन p। px कितना है 12/8, p कितना है 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 12/8 यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिथमेटिक मीन ऑफ, ये पूरे लैंग्वेज का मतलब है कि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं किसका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल इसमें से क्या था, रैंडम वेरिएबल जो x लिखा था ना वो रैंडम वेरिएबल था। रैंडम वेरिएबल मतलब रैंडमली जब हम लोग कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो हमारा क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, या तो एक बार भी हेड नहीं आया, या तो एक बार आ सकता है क्योंकि हम लोग 3 बार टॉस कर रहे हैं, या तो 2 बार आ सकता है या 3 बार। अगर तुम लोग लिख दोगे 4 बार, वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 4 बार कॉइन ही जब टॉस नहीं करेंगे तो 4 बार हेड कैसे आएगा। ठीक है, तो या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो बेसिकली अगर हम लोग किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, और उस प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो जो कैलकुलेशंस हम लोग फॉलो करते हैं उसी को यहाँ पर बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जैसे नॉर्मली एवरेज को हम लोग ऐसे बार से डिनोट करते हैं, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी में बार से नहीं डिनोट करते, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, जैसे यू लिखते हो बस इधर एक ऐसा लाइन होना चाहिए, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, जैसे डेल्टा गामा बीटा ये सब होता है ना, इसको म्यू बोलते हैं। यही होता है प्रोबेबिलिटी में एवरेज, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। इसको और क्या क्या तरीके से डिनोट किया जा सकता है, ये देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ px। अच्छा, अब सोचोगे कि मैंने समेशन ऑफ px ही क्यों लिखा, समेशन p क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑलवेज 1 होगा, यानी मेरा समेशन px ही मेरा मीन बता देगा, क्योंकि नीचे ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि वो p कॉलम का टोटल होगा, और p कॉलम का टोटल क्योंकि वो सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल होगा तो वो 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए समेशन px बाय समेशन p भी तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना डिवाइड बोल के नहीं रहेगा, तो इसी का आदत करो। और क्योंकि इसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेड को ई से डिनोट करते हैं और रैंडम वेरिएबल्स को एक्स से डिनोट करते हैं, तो इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ये सब याद इसीलिए रखना है क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके का जो है ये सब यूज किया जाएगा। ठीक है, पी एक्स ई ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। बेसिकली हम लोगों ने क्या निकाला, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स निकाला। ठीक है, अच्छा अब इस पे क्वेश्चन करके देखें, आसान है ये वाला 15.29। ये देखो 15.29। ये रहा, बोल रहा है इन ए बिजनेस वेंचर ए मैन कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनकर ए लॉस ऑफ 20,000। बोल रहा है कि दो ही चीज हो सकता है, या तो वो 50,000 प्रॉफिट कमा ले बिजनेस में, या फिर लॉस हो जाए उनका 20,000। तो ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आर नोन टू बी। मतलब अब ये प्रॉफिट जो है ये कमा लेंगे, इसका चांसेस क्या है 0.75, और लॉस कमा लेंगे इसका चांसेस है 0.25। व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड बोला है मतलब हमें क्या निकाल के देना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये निकाल के देना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x, तो x क्या है, x है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है, या तो 15,000 प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या तो 20,000 लॉस अर्न कर सकते हैं। अब ये दोनों इंसिडेंट या इवेंट का चांसेस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी है x 50,000 होने का यानी प्रॉफिट होने का 0.75, और x नेगेटिव में 20,000 हो जाए। नेगेटिव मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि वो लॉस है, तो फिर तो माइनस में ही दिखाना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है मतलब px निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है समेशन ऑफ px, मतलब px निकालो और उसका टोटल करो, हो जाएगा। तो 50,000 इंटू 0.75, चेक करो कितना आता है, ये आ गया 37,000। 37,000। हाँ, और ये नेगेटिव में आ जाएगा 25%, 20,000 का 5,000।
अब ये लेकिन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, हड़बड़ी में इसे ऐड नहीं कर देना है। 32,500 px आ गया, समेशन px, इसी से काम बन जाएगा। और अगर p निकालोगे, निकाल के देखो फिर से वही 1 ही आएगा। 0.75 और 0.25 दोनों को ऐड करोगे 1 आएगा, डिवाइड करोगे उतना ही वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए करने का जरूरत ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पर वैल्यू हम लोग को पूछा था कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट ही है। अब ये कैसे पता चला ये प्रॉफिट है, क्योंकि नेट कर दिया ना हम लोगों ने, 37,500 से 5,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अरिथमेटिकली माइनस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट ही तो आया। तो ये एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक है। नेट करने के बाद क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज निकला कि नहीं कैसे देखो, अगर तुम लोग 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा ना एवरेज में 32,500। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्यों आया, अगर दिमाग में ये चल रहा है तो प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने वहां से लॉस को डिडक्ट कर दिया। जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेट बी से क्वेश्चन नंबर 21 ये करके देखते हैं, जो एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल सीखा इस पे, ये तुम लोग करके बता सकते हो। देखो अगर करना चाहो तो ये वाला करके देखो, 21 नंबर, ये वाला। इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स assumes the value 0 1 2, ठीक है, x का 3 वैल्यू है 0 1 2, और वो 0 का प्रोबेबिलिटी है 0.30, 1 होने का है 0.50, 2 होने का है 0.20, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा बताओ। आसान है, कोशिश करो, अगर कर रहे हो तो देखते 2 सेकंड करके बताओ। 1.4 1.4 नहीं, 0.901 ऑप्शन, बोलो। 0.90. 0.90 होगा। ये देखो, हम लोग पहले x का कॉलम बनाएंगे और एक p का कॉलम बनाएंगे, फिर निकालेंगे px। x का वैल्यू तो हम लोग को बोला है 3 होगा, 0 या फिर 1 या फिर 2। अच्छा, 0 हो जाए x का वैल्यू, उसका चांसेस 0.30, फिर 0.5, 0.2। ये देखो 0.30, 0.50, 0.20। अब px मल्टीप्लाई करो, 0 ये हो जाएगा 0.50 और ये हो गया 0.40। हम लोग को बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने, मतलब अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो काम हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो 0.90 आ गया, ठीक है। तो 0.90 सिंपल, ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, सी, ठीक है। तो एवरेज निकल गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन 15.31, देखो बोल रहा है कि मोइदुल ड्रॉज 2 balls फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 white 5 रेड बॉल, ठीक है। तो पहले एक बैग बनाते हैं जिसमें कुछ बॉल्स है, कितना क्या बॉल है वो बता दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं 15.31, तो 3 white और 4 रेड बॉल, नहीं 5 रेड बॉल, ये वाला लास्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो 2 balls फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 white 5 रेड बॉल, 2 बॉल उनको निकालना है ड्रॉ करके, 3 white और 5 रेड बॉल है। आगे पढ़ते हैं। ही गेट्स ₹500 इफ ही ड्रॉज ए व्हाइट बॉल, अगर वो व्हाइट बॉल निकाल लेंगे तो उनको 500 रुपीज मिलेगा, और अगर वो एंड 200 इफ ड्रॉ रेड बॉल, अगर रेड बॉल निकल के आया तो उन्हें गिफ्ट मिलेगा कितने रुपए का, और अगर व्हाइट बॉल निकल के आया तो कितने रुपए का गिफ्ट मिलेगा, वो हमें क्वेश्चन बताए। व्हाइट के लिए 500 रुपीज मिल रहा है और रेड निकालने पे 200 रुपीज मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता चुका है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, मतलब वही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है, ठीक है। अब उनका एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, तो कितना बॉल निकालना है, 2 बॉल निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या केस बन सकता है, तो देखो जब हम लोग 2 बॉल निकालने जाएंगे तो क्या क्या केस बन सकता है। केस हम लोग का पहला केस ये हो सकता है कि बोथ वाइट, ऐसा हो सकता है ना कि दोनों ही हम लोगों से वाइट, मतलब उनसे दोनों बॉल वाइट निकल के आ गया। या फिर हो सकता है केस 2 कि दोनों ही रेड निकल के आ गया, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज है वो निकालेंगे ना, तभी तो एक्स का वैल्यू लिख पाएंगे। केस 3 क्या हो सकता है, 1 रेड एंड 1 वाइट, ये हो गया। अच्छा,
बस यही 3 हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका कैसे करके प्रोबेबिलिटी लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल बॉल कितना है, 5 + 3 8, तो 8C कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और अगर बोथ व्हाइट हुआ तो 3C2, बोथ रेड हुआ तो 5C2 आउट ऑफ 8C2, और यहाँ 8C2 आउट ऑफ कितना हो जाएगा, 1 रेड। 1 रेड मतलब 5 में से 1, तो 5C1 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 1 वाइट यानी कि 3C1। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये मैंने बताया था कैसे होता है, 2 × 1 3 × 2, नीचे हो जाएगा 2 × 1 और 8 × 7, तो ये आंसर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 6/56 ये आ जाएगा। अच्छा, 5C2 का कितना आएगा, 5 × 4 और नीचे 2 × 1, 8 × 7, तो ये हो गया 20/, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 56। ठीक है, 20/56। अच्छा, फिर ये देखो ये कितना आएगा, 8 × 7, 2 × 1, 5 × 3, तो 15/, ये हो जाएगा 56, ये यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, तो ये हो गया 28। ठीक है, 15/28। पहले हम लोगों ने जो भी केसेस हो सकता है वो देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक्स, पी और पी एक्स बनाते हैं, एक्स, पी और पी एक्स, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा था। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हम लोगों ने दोनों वाइट निकाला तो हमें कितना रुपए मिलेगा, 500 + 500 यानी कि 1000। ये देखो हमें 500 + 500 मिल सकता है, क्योंकि जो वैल्यू चेंज होगा रैंडमली वही ना मेरा एक्स होगा, तो मुझे क्या चेंज मिलेगा, मतलब मोहिदुल को क्या चेंज मिलेगा, गिफ्ट। ठीक है, 500 भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है, 200 भी मिल सकता है, तो 1000 हो सकता है। या फिर अगर दोनों ही रेड हुआ तो फिर 200 + 200 यानी कि 400 रुपीज गिफ्ट मिल सकता है। और अगर एक व्हाइट और एक रेड हुआ तो 200 रेड के लिए, 500 व्हाइट के लिए, यानी टोटल 700 ये मिल सकता है। अब चांसेस क्या है, निकाल लिया, 6/56 ये 1000 मिलने का, 400 मिलने का 20/56, और ये जो 700 हुआ उसका वैल्यू है 15/28। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 × 6/56, ये देखो 6 × 1000 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आंसर आ गया 107.14। ठीक है, अच्छा फिर 400 × 20/56, तो ये आंसर आ गया 142.85। 7 है तो 86 कर लेते हैं। ठीक है, 86 हो गया, 700 × 15 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आ गया 375। ठीक है, अब ये तीनों को कर देंगे ऐड, 375 142.86 प्लस 107.14, तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, ये आ गया 625। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गया, 625, जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा था। और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, वो देखो क्या बोला है इसके आगे। तो ये हम लोग का आ गया, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन इफ ही इज आस्क्ड टू पे 400 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। अब बोल रहा है अगर इस गेम में इन्हें भाग लेना है तो 400 रुपीज देना पड़ेगा। वुड यू कंसिडर इट ए फेयर गेम एंड पार्टिसिपेटेड, मतलब क्या इन्हें इस गेम में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखो क्योंकि इनका एवरेज तो 625 जो है इन्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, तो इसका मतलब अगर उन्हें 400 रुपए देना है और ये सब में से कोई भी सिचुएशन ऑकर होता है तो किसी भी केस में उनके लिए तो बेनिफिट है। यस, ही शुड पार्टिसिपेट as 625 इज ग्रेटर देन 400। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर 2 व्हाइट आ गया तो इसका चांसेस ये तो इतना मिलेगा, ये आ गया तो इतना मिलेगा, ये आ गया तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो मैक्सिमम टाइम भी खेल लेते हैं तो भी उन्हें एवरेज में कितना अर्निंग हो जाएगा, 625, और पार्टिसिपेशन करने के लिए 400 ही देना है, तो उनके लिए तो बेनिफिट ही होगा, तो ऑब्वियसली उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं, देखो सेट सी का। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पर भी ऐसे बॉल वाला ही है, पार्टिसिपेशन का ही बात है, ये कर सकते हो। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23 ये होमवर्क दे रहे हैं, और इसमें कर सकते हो 21 सेट सी का ही। ठीक है,
और 15.30 हम करवाएंगे क्योंकि उसमें तो हमें आंसर जो है दिया हुआ है। ठीक है, ये दो जो है एवरेज पे रिलेटेड है। उसके बाद कुछ दूसरा पॉइंट आएगा तो वो हम बताएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।